नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम एमसीक्यू के इस वीडियो के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। आज का जो एमसीक्यू वीडियो रहेगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद रैशनल हम सॉल्व करने वाले हैं। ये एमसीक्यू जो है एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। थोड़े मिक्सअप टाइप के क्वेश्चन जो है आगे की वीडियोज में, जब तक एक तारीख वी ऑल नो कि 1 सितंबर को जो है एग्जाम है नॉट सेट 2020। तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, उस तरीके से मिक्स वाइज हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने सिस्टमिक वाइज एमसीक्यूज पढ़े थे, लेकिन अब हम थोड़े एमसीक्यूज मिक्स टाइप के लेके आएंगे। जो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो फोकस्ड एमसीक्यू रहेंगे, उनको आपको पढ़ना है। उसके बाद में जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर हम सिस्टम वाइज एमसीक्यू को दोबारा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, व्हेन परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विद ए लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ टोबैको यूज। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है मरीज का टोबैको यूज की, और उसका हम सिस्टमिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। टोबैको यूज की लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है। नर्स नोट्स चेंजेस इन द क्लाइंट्स फिंगर। फिंगर्स के अंदर हमने कुछ चेंजेस देखे, जो कि उस पिक्चर के अंदर जो फिंगर में चेंजेस है वो दिख रहे हैं। द नर्स शुड बेस्ट डॉक्यूमेंट दिस असेसमेंट फाइंडिंग। ये देखने के बाद में आपको क्या लगता है ये पिक्चर किस चीज का है? ऑप्शन है विटिलिगो, क्लबिंग, किरेटिनाइज्ड और पुअर कैपिलरी रिफिल। और पिक्चर है ये वाला, है ना। लॉन्ग टर्म टोबैको यूज की हिस्ट्री है। फिंगर के अंदर ये चेंजेज है, एंगल जो है वो 180 के से ज्यादा हो गया है। तो ये किस चीज का पिक्चर है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। विटिलिगो, क्लबिंग, किरेटिनाइज्ड और पुअर कैपिलरी रिफिल। बहुत अच्छे, है ना। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज क्लबिंग, है ना। नस जो है, हम इस चीज को डॉक्यूमेंट करेंगे एज ए क्लबिंग। ये जो पिक्चर है इसमें जो डिस्टल एंड होता है ना, ये जो फिंगर का डिस्टल एंड, इसको बोलते हैं डिस्टल एंड। तो ये जो फिंगर का नेल नेल का जो डिस्टल एंड है, उस डिस्टल एंड पे स्वेलिंग है। नॉर्मल एंगल जो होता है वो 160 डिग्री होता है नेल और स्किन के बीच में। ये नाखून और स्किन के बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल नॉर्मली 160 डिग्री का होता है। और यहाँ पे एंगल आप देख रहे हो 180 से भी ज्यादा हो गया है। 180 से ज्यादा होने का रीजन होता है क्लबिंग। और क्लबिंग किसकी हुई है? नेल की। जब नेल क्लबिंग मतलब नेल बाहर की तरफ थोड़ा उबार के रूप में आ जाता है, तो ये एंगल जो है ये बढ़ जाता है, और ये एंगल जो है 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। तो क्लबिंग होने का रीजन होता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, है ना। लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। ये मरीज लॉन्ग टर्म टोबैको अब्यूज है, तो इसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई है टोबैको की वजह से, और उसकी वजह से ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के जो बच्चे होते हैं उनमें इसी तरीके का डिफेक्ट देखने को मिलता है। फर्स्ट थर्ड विटिलिगो, थर्ड इज द क्रिएटिनाइज, और फोर्थ पुअर कैपिलरी रिफिल यहाँ पे गलत है। विटिलिगो जो होता है वो एक पैची जो है पैच के रूप में होते हैं स्किन के ऊपर, स्किन का पिगमेंटेशन लॉस होने की वजह से। तो विटिलिगो स्किन का पिगमेंटेशन लॉस होने की वजह से स्किन के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं, उसको विटिलिगो कहते हैं। किरेटिनाइज टिश्यू जो होते हैं वो हार्ड और हॉर्नी हो जाते हैं। किरेटिनाइज टिश्यू जब होते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज होता है हार्ड एंड हॉर्नी। हार्ड एंड हॉर्नी ये वर्ड यूज होता है। तो ये क्रिटिनाइजेशन नहीं है, ये क्या कहलाता है? क्लबिंग। और पुअर कैपिलरी रिफिल जो है ये यहाँ इंडिकेट हो ही नहीं रही है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज क्लबिंग। नेक्स्ट, a nurse is planning care for a client who is receiving a radiation treatment later in the day. In preparing the client's room, which sign should the nurse plan to post outside the client's room? है ना, मरीज क्या रिसीव कर रहा है? रेडिएशन ट्रीटमेंट। क्वेश्चन ने पूछा है कि जब आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, क्लाइंट को, रूम को प्रिपेयर कर रहे हो, तो कौन सा साइन जो है आप रूम के बाहर चिपकाएंगे? रेडिएशन का क्या साइन रहता है? ये 4 साइन है, आपको इनमें से पहचाना है कौन सा साइन रेडिएशन को इंडिकेट करता है जो आप रूम के बाहर जो है यूज करने वाले हैं। कौन सा साइन रूम के बाहर यूज करने वाले हैं? रेडिएशन साइन। गुड, ऑप्शन 1 है, दैट इज द करेक्ट वन। जो 1 नंबर साइन है ये रेडिएशन का साइन है। ट्राईफॉइल जो है इंटरनेशनल सिंबल है रेडिएशन का, इसको ट्राईफॉइल, 3 है, 3 फॉइल है, इसको बोलते हैं ट्राईफॉइल। तो क्या बोलते हैं? ट्राईफॉइल। और ये इंटरनेशनल साइन है जो रेडिएशन के लिए काम में लिया जाता है। ट्राईफॉइल सिंबल, है ना, ट्राईफॉइल सिंबल रेडिएशन के लिए काम में लिया जाता है। जो ये सिंबल जो है मैजेंटा और ब्लैक और येलो बैकग्राउंड के साथ में होता है। मैजेंटा या ब्लैक या येलो बैकग्राउंड के साथ में होता है। इस पिक्चर में अपने को येलो बैकग्राउंड दिख रहा है, तो ये येलो बैकग्राउंड के साथ में।
जो सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये यूनिवर्सल बायोहैजार्ड का सिंबल है। यूनिवर्सल बायोहैजार्ड, यूनिवर्सल बायोहैजार्ड, बायोहैजार्ड जो है, बायोहैजार्ड उसका सिंबल है, सिंबल नंबर 2, यूनिवर्सल बायोहैजार्ड सिंबल, जो कि पोटेंशियली इंडिकेट करता है इन्फेक्शियस स्पेसिमेन को, जैसे हेपेटाइटिस बी का मरीज है, एचआईवी का मरीज है, उसमें बायोहैजार्ड सिंबल काम में लेते हैं, इन्फेक्शियस कंडीशन को इंडिकेट करता है। तो फर्स्ट है रेडिएशन के लिए, हमें क्वेश्चन में रेडिएशन पूछा है, सेकंड बायोहैजार्ड का है, थर्ड जो सिंबल है ये एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, इसका सिंबल है। ये सिंबल आइडेंटिफाई करता है हैजार्ड ऑफ केमिकल, है ना, केमिकल केमिकल जो यूज किया जाता है एनएफपीए के द्वारा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के द्वारा, उसका सिंबल है। और ये सिंबल जो फोर्थ नंबर सिंबल है, ये सिंबल जो है ये मिस्टर युक सिंबल कहलाता है, मिस्टर युक। मिस्टर युक सिंबल जो होता है वो काम में लिया जाता है पॉइजन के लिए, ये काम में लिया जाता है पॉइजन सब्सटेंस के लिए। तो ये 4 तरीके के सिंबल है, यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा 1, ट्राइफॉइल सिंबल जो है वो काम में लिया जाता है रेडिएशन के लिए, बाकी यूनिवर्सल बायोहैजार्ड, एनएफपीए और मिस्टर युक जो कि पॉइजन के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है एन अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट इज एडमिटेड इन एन इमरजेंसी रूम, द क्लाइंट्स कार्डियक रिदम इज एक्सट्रीमली इरेगुलर with no measurable heart rate, no P wave and no QRS complex. A nurse leading the resuscitation team should direct the team to perform which action first. कौन सा एक्शन सबसे पहले करेंगे? एक पेशेंट आया है इमरजेंसी के अंदर, कार्डियक रिदम जो है उसका एक्सट्रीमली इरेगुलर है, कोई मेजरेबल हार्ट रेट नहीं है, कोई पी वेव नहीं है, कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो उसको रिससिटेट टीम जो है उसको नर्स लीड कर रही है, तो सबसे पहला एक्शन क्या करेंगे आप? डिफिब्रिलेट करेंगे, एपिनेफ्रिन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियो वर्जन वहां पे परफॉर्म करेंगे, या प्रिपेयर करेंगे मरीज को पेस मेकर इंसर्जन के लिए। कौन सी चीज आप वहां पे सबसे पहले करेंगे इस कंडीशन में, जब कार्डियक रिदम एक्सट्रीमली इरेगुलर है, कोई मेजरेबल हार्ट रेट नहीं है, कोई पी वेव नहीं है, कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है, उस समय क्या इंडिकेशन है? सो अगर किसी मरीज के अंदर, वेरी गुड वेरी गुड, अगर किसी मरीज के अंदर कार्डियक रिदम बहुत ज्यादा इरेगुलर है, उसमें कोई हार्ट रेट आप मेजर नहीं कर पा रहे हैं, कोई पी वेव नहीं है, कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये डाटा इंडिकेट करते हैं वो मरीज किससे सफर कर रहा है? वीएफ से, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इस मरीज में क्या हो गया? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मरीज को इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? डिफिब्रिलेट। सो द करेक्ट आंसर इज ए, कि मरीज को क्या कर दो? डिफिब्रिलेट। ये सबसे बेस्ट इंटरवेंशन है लाइफ थ्रेटनिंग इस एरिथमियाज को ट्रीट करने में। ये एरिथमिया लाइफ थ्रेटनिंग है, जानलेवा है, तो इसको ट्रीट करने का सबसे अच्छा तरीका एट दिस पॉइंट जो है वो वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेट है। बी ऑप्शन में एपिनेफ्रिन लिखा है, वो लगाएंगे, लेकिन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट यहाँ पे प्रोटोकॉल के अनुसार डिफिब्रिलेशन पहले रहेगा, डिफिब्रिलेशन के बाद में नंबर लगेगा एपिनेफ्रिन का, है ना, एपिनेफ्रिन उसके बाद में लगाएंगे। सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन जो है वो भी परफॉर्म करेंगे, वो करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, वीएफ में नहीं है, उसको हम काम में लेते हैं एएफ एंड एटी। एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल एट्रियल फिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन और फ्लटर। सो जो कार्डियो सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन है वो हम काम में लेते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर के अंदर। क्यूरस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, जब सिंक्रोनाइज हम शॉक देते हैं तो वो प्रेजेंट होना चाहिए। और पेसमेकर इंसर्जन जो लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट एक्शन रहेगा। तो जो है वीएफ के अंदर पहले डिफिब्रिलेट करेंगे, फिर एपिनेफ्रिन लगाएंगे। और सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन, वो एएफ और एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर में काम में लेते हैं। जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे रहता है तब हम सिंक्रोनाइज करके उसको काम में लेते हैं, बाकी सीधा डिफिब्रिलेट करना होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए। और पेस मेकर जो है वो ज्यादातर ब्रेडिकार्डिया का ट्रीटमेंट होता है, ये टेकीकार्डिया वाली प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पेस मेकर का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स टू एम्प्लॉय हेल्थ सर्विसेज फॉर एन इंजुरी टू द हैंड फ्रॉम द नीडल स्टिक, द नीडल वाज यूज्ड ऑन ए क्लाइंट हु इज नोन टू बी एचआईवी पॉजिटिव, विच इंटरवेंशन शुड बी टेकन बाय द ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स इन एम्प्लॉय हेल्थ सर्विसेज। एक एम्प्लॉय है जिसने रिपोर्ट किया एक ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स को
जिसको निडल स्टिक इंजरी हुई है, वो निडल जो पहले HIV पॉजिटिव मरीज को की निडल थी, वो यूज निडल थी। तो अब आपके क्या एक्शन होंगे एक को छोड़ के, मतलब 4 एक्शन यहाँ पे दिए हैं, 3 एक्शन तो सही है, एक एक्शन आप काम में नहीं लेंगे, तो वो कौन सा एक्शन है जो आप काम में नहीं लेंगे? फर्स्ट है वॉश द एक्सपोज साइट एंड विद सोप एंड वाटर से उस साइट को वॉश करो। टेस्ट करो HIV एंटीजन के लिए अभी 6 वीक पे एंड उसके बाद में 3 महीने पे। एडमिनिस्ट्रेशन करो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस मेडिकेशन विद इन 1 to 2 आवर्स, 1 से 2 घंटे में दवाई दे दो, उसको स्टार्ट कर दो। काउंसिल कर दो ऑन सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस अंटिल फॉलोअप टेस्टिंग इज कंप्लीट, जब तक फॉलोअप टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस जो है उसके लिए मरीज को काउंसिल करो। विच इज द करेक्ट वन? एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो 3 चीजें सही है, 3 चीजें आप इंटरवेंशन सही काम में ले रहे हो, एक इंटरवेंशन यहाँ पे सही नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा इंटरवेंशन सही नहीं है, कौन सा इंटरवेंशन सही नहीं है। देखिएगा, ऑक्यूपेशनल ब्लड एक्सपोजर जब हुआ है तो अर्जेंट मेडिकल कंसर्न और केयर की वहां पे जरूरत होती है ना, उसके लिए तुरंत इमीडिएटली जो है साउट करें, इमीडिएटली तुरंत जैसे ही आपको पिक हुआ है तुरंत जो है पहुंचना होता है हेल्प के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक्शन होता है वॉश करें, है ना, उस एरिया को वॉश करें, जो बहुत रिड्यूस कर देता है वायरस की अमाउंट को, है ना, और प्रिवेंट कर देता है इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को। तो सबसे पहला चीज जो ए ऑप्शन में लिखा हुआ है वो तो करना ही करना है कि वॉश द एक्सपोज साइट विद सोप एंड वाटर। इससे कई सारे वायरस का अमाउंट है जो है, लोड है वो कम हो जाता है और ट्रांसमिशन जो होना है उसको प्रिवेंट कर देता है। HIV एक्सपोजर के बाद में इन्फेक्शन जो है मतलब जैसे एक्सपोजर हुआ, एक्सपोजर के बाद में पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन जो है वो तुरंत वहां पे हमें स्टार्ट करनी होती है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशन जो है वो तुरंत हमें स्टार्ट करनी होती है ना, 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर। और मरीज को काउंसिल करें कि वो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करें जब तक कि फॉलोअप और टेस्टिंग कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये 3 बातें तो बिल्कुल सही है, एरिया को वॉश कर दें ये बिल्कुल सही है, पोस्ट प्रोफाइलैक्टिक 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर शुरू कर दें ये बात भी सही है, और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस के लिए काउंसिल करें ये बात भी सही है। लेकिन जो टेस्ट है HIV एंटीजन का वो यहाँ लिखा हुआ है अभी 6 वीक और उसके बाद में 3 महीने पे, तो ये सफिशियंट टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है। हम हमेशा टेस्टिंग जो होती है हमेशा HIV एंटीबॉडी की टेस्टिंग की जाती है पहली बात तो, इसलिए एंटीजन की टेस्टिंग तो होती नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही गलत हो गया। HIV एंटीबॉडी टेस्टिंग की जाती है और उसका टेस्टिंग जो है उसका बेसलाइन ये होता है कि पहले कंप्लीट बेसलाइन टेस्टिंग करते हैं, फिर 6 वीक पे टेस्टिंग करते हैं अपन, फिर 3 महीने पे करते हैं, फिर 6 महीने पे करते हैं एक्सपोजर होने के बाद में। तो 3 महीने पे फिर 6 महीने पे और टेस्टिंग होती है, और वो किसकी होती है? एंटीबॉडी की, एंटीजन की नहीं होती है। इसलिए बी यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है कौन सा चीज है वो गलत है, तो बी यहाँ पे गलत है, बाकी ए सी और डी बिल्कुल सही है। हम वहाँ पे सोप एंड वाटर से वॉश करेंगे, हम प्रॉपर मेडिकेशन 1 से 2 घंटे में शुरू कर देंगे, और रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो बाद में उसको बंद किया जा सकता है, और रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो उसको कंटिन्यू करना होता है। और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस जब तक की कंप्लीट टेस्टिंग नहीं हो जाती तब तक जरूर चालू रखें, लेकिन एंटीजन नहीं एंटीबॉडी की टेस्टिंग होती है, इसलिए बी यहाँ पे आंसर बनेगा, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है आफ्टर एक्सपोजर। Next, when communicating with a normally developed 2-year-old about to undergo a diagnostic test, the nurse would expect the child to communicate. डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जा रहे हैं, कम्युनिकेशन देखने के लिए, 2 महीने 2 साल का बच्चा है, मतलब 24 मंथ्स का बच्चा है, तो कौन सी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो आप बच्चे से? बाय पॉइंटिंग एंड इमिटेटिंग, पॉइंट कर सकता है, इमिटेट कर सकता है, यूजिंग एटलीस्ट 6 वर्ड, 6 वर्ड यूज कर सकता है, इन 2 वर्ड सेंटेंस, 2 वर्ड का सेंटेंस बोल सकता है, यूजिंग कंप्लीट सेंटेंस, पूरा सेंटेंस बोल सकता है। क्या रहेगा यहाँ पे? 2 साल का बच्चा है, पे 2 साल का बच्चा है, विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड। हमने जब माइलस्टोन पढ़े थे तो हमने पढ़ा 2 साल का बच्चा 2 वर्ड्स का सेंटेंस बोल सकता है, बच्चा सबसे पहली बार जिंदगी में 2 वर्ड का सेंटेंस जो होता है वो 2 साल की उम्र पे बोलता है, तो यहाँ पे तो करेक्ट आंसर बनेगा सी, ये एक लिंगुअल माइलस्टोन है। 2 साल की उम्र पे हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2 वर्ड का एक सेंटेंस बोलेगा। एक ऑप्शन लिखा हुआ बाय पॉइंटिंग एंड इमिटेटिंग, ये वो बच्चे करते हैं जिन बच्चों में जन्म से लैंग्वेज स्किल डेवलप ढंग से नहीं हो पाती है, जिन बच्चों में हियरिंग इंपेयरमेंट होता है, जिनको सुनाई नहीं देता वो बच्चे बोल नहीं पाते, तो हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चे पॉइंटिंग और इमिटेटिंग करते हैं। 6 वर्ड जो होता है वो बच्चा 15 महीने की उम्र में ही बोलना शुरू कर देता है ना, 15 महीने का बच्चा जो होता है वो 4 से 6 वर्ड, और 18 महीने का बच्चा 8 से 10 वर्ड जो है वो बोलना शुरू कर देता है।
तो ये 15 महीने पे ही बच्चा वो शुरू कर देता है। हम तो उससे अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 2 वर्ड का एक सेंटेंस बोलेगा, जैसे डैडी गो, मम्मी कम, ऐसे 2 वर्ड का कोई सेंटेंस बोलता है। यूजिंग कंप्लीट सेंटेंस जो होता है वो बच्चा 4 से 5 साल की उम्र में बोलता है। 4 to 5 ईयर की एज के अंदर वो कंप्लीट सेंटेंस बोल पाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो उन बच्चों में होता है जो बच्चे डेफ होते हैं, है ना, जिनमें डेफनेस होती है, वो बच्चे बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ इमिटेटिंग और पॉइंटिंग करते हैं। 6 वर्ड जो है वो 15 महीने पे बच्चा बोल देता है, 15 मंथ की एज पे 6 वर्ड बोल देता है। और 2 वर्ड सेंटेंस 2 साल की उम्र पे बोलता है, जिसको 24 मंथ कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और 4 से 5 साल में बच्चा कंप्लीट सेंटेंस को यूज करता है। नेक्स्ट है नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रोमेथाजिन। प्रोमेथाजिन एक ड्रग है जिसको फिनरगन के नाम से हम जानते हैं, है ना। नॉर्मली ये किस ब्रांड में अवेलेबल रहती है? फिनरगन। 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 आपने कभी एलोपेरिडोल किसी मरीज को लगाया तो साथ में फिनरगन लगाते हैं, ईपीएस को प्रिवेंट करने के लिए। टू ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट इन इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिकेशन विच फाइंडिंग शुड द नर्स एंटिसिपेट। इफेक्टिवनेस का पता करना है आपको कि फिनर प्रोमेथाजिन आपने दिया है पोस्ट ऑपरेटिव मजे में, तो वो इफेक्टिव हुई कि नहीं हुई, उसका प्रभाव आया कि नहीं आया। तो क्या चीज आप देख के पता करेंगे कि वो इफेक्टिव हुई या नहीं हुई? एब्सेंस ऑफ पेन, दर्द की कमी, डिक्रीज इन हार्ट रेट में कमी, इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट इंक्रीज होना, और एब्सेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग। आई थिंक बहुत इजी हो गया होगा अब आप लोगों के लिए कि फिनरगन मेडिकेशन जो है या प्रोमेथाजिन दवाई का असर देखना है आपको, तो क्या चीज एब्सेंट हो जाएगी? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, है ना। जिन लोगों ने प्रैक्टिकली काम किया इस ड्रग के साथ में, जब भी किसी मरीज को नोजिया वोमिटिंग होता है तभी हम फिनरगन काम में लेते हैं। तो नोजिया एंड वोमिटिंग एब्सेंट हो गया, इसका मतलब दवाई ने अपना काम कर दिया। ये दवाई पेन के लिए या हार्ट रेट को कम करने के लिए, यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है। वो दवाई जो यूरिन आउटपुट बढ़ाती है उसको डायूरेटिक कहते हैं। डायूरेटिक जैसे लैसिक्स, फ्रूसेमाइड दवाई, वो डायूरेटिक होती है। जो हार्ट रेट को कम करती है उस दवाई को हमने डिजोक्सिन बोलना है। डिजोक्सिन वो दवाई है जो हार्ट रेट को मिनिमाइज करती है, कम करती है। ये काम में लिया जाता है, एंटी एरिथमिक ड्रग इनको कहा जाता है। और एनाल्जेसिक दवाई जो है जो पेन को कम करती है वो एनाल्जेसिक कहलाती है ना। ये एनाल्जेसिक मेडिकेशन होती है। एनाल्जेसिक में एनसेड्स वगैरह जैसे एस्प्रिन काम में लेता है, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ये सारी दवाइयाँ वो होती है। नोजिया एंड वोमिटिंग जो है वो फिनार्गन कम करती है। प्रोमेथाजिन दवाई का नाम है। ये इनिबिट कर देती है इफेक्ट ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। जो मेडुला के अंदर कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होते हैं उसको इनिबिट कर देती है, उनकी उसके इफेक्ट को इनिबिट कर देती है। और जिसकी वजह से इसका जो प्रॉपर्टी हो गया वो कैसा प्रॉपर्टी हो गया? एंटी एमेटिक। ये प्रॉपर्टी कैसा हो गया? एंटी एमेटिक। नोजिया और वोमिटिंग को रोकने वाली दवाई को क्या कहते हैं? एंटी एमेटिक। तो ये दवाई हो गई एंटी एमेटिक ड्रग। नेक्स्ट है विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर वाले मरीज में हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला नर्सिंग डायग्नोसिस एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम, डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, एक्टिविटी इंटॉलरेंस या इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। हार्ट फेलियर का मरीज है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन हमेशा याद रखिएगा। यार्ची के अंदर मास्लो यार्ची ने भी बोला है कि ABC रूल को फॉलो करो, एयरवे ब्रीदिंग और फिर सर्कुलेशन। तो एयरवे ब्रीदिंग में सबसे पहला हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन रहेगा? इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। नहीं, ये बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है हमेशा। मास्लो यार्ची में हमने पढ़ा था बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, और उसके अनुसार हमेशा नर्सिंग डायग्नोसिस बनता है। और ये हमेशा पहली प्रायोरिटी पे होता है ना। हालांकि एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो भी मरीज एक्सपीरियंसिंग करेगा जो हार्ट फेलियर का है, कि उसका फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा था कि फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इम्पेयर्ड गैस सेक्शन जो है वो पहली प्रायोरिटी पे होगा। स्लीप पैटर्न का डिस्टर्ब होना और एक्टिविटी इंटॉलरेंस होना भी हार्ट फेलियर के मरीज में होता है, जो बी और सी ऑप्शन के अंदर है। लेकिन ये भी सेकेंड लेवल की नीड आएगी जिसको सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम से हम जानते हैं, तो ये बाद में आएगी। सबसे पहली प्रायोरिटी पे तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज है, इसके बाद में फ्लूइड वॉल्यूम और इसके बाद में स्लीप और एक्टिविटी इंटॉलरेंस आएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। ABC रूल को आपको फॉलो करना है। एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन प्रायोरिटी बेस के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपको इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और ये हमेशा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज यहाँ पे करेक्ट जाएगा। बहुत ही मतलब अच्छे से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, और मैं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस चीज को लेके। हार्ट फेलियर है तो ब्लड पंप नहीं करेगा, तो सब चीजों को समझे और प्रायोरिटी को समझे, मास्लो यार्ची नीड को समझे, और फिर अपने जवाब को पुट डाउन करें। डेफिनेटली वो करेक्ट होगा। A client is transferred from a recovery room to a surgical unit after undergoing a pyelolithotomy with placement of a nephrostomy tube. Which nursing action is least likely to benefit the client at this time? रिकवरी रूम में सर्जिकल यूनिट से मरीज आया है, पाइलोलिथोटोमी मरीज को हुआ है और उसको नेप्रोस्टोमी ट्यूब लगा दिया है। कौन सा एक्शन जो है वो लीस्ट लाइकली बेनिफिट, सबसे कम बेनिफिट होगा इस समय मरीज के लिए? सबसे कम बेनिफिट एक्शन कौन सा होगा इस समय पेशेंट के लिए?
सबसे पहला है कॉल करेंगे फिजिशियन को और नोटिफाई करेंगे यूरिन आउटपुट जो है वो 20 ml पर ओवर है। टर्न करेंगे मरीज को साइड टू साइड और चेक करेंगे ब्लीडिंग मरीज के अंडर है या नहीं है। टीच करेंगे मरीज को डाइटरी चेंजेस के बारे में जो प्रिवेंट करेंगे और स्टोन के फॉर्मेशन को होने से। और स्टेनिंग करेंगे मरीज के यूरिन को फ्रॉम बोथ नेप्रोस्टोमी ट्यूब एंड यूरिनरी कैथेटर, दोनों से यूरिन जो है उसकी स्ट्रेनिंग करेंगे। मरीज ट्रांसफर हुआ है रिकवरी रूम में सर्जिकल यूनिट से। और आप ये चार तरीके के एक्शन काम में ले रहे हो। उसको पाइलोलिथोटोमी हुआ है जो कि एक प्रोसीजर है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में किया जाता है। और एक नेप्रोस्टोमी ट्यूब जो डायरेक्ट नेफ्रॉन में लगती है, एक स्टोमा क्रिएट करके जो है फ्लैंक एरिया से, वो लगा हुआ है। कौन सा एक्शन सबसे लीस्ट लाइकली रहेगा, लीस्ट लाइकली बेनिफिट, मतलब इससे क्वेश्चन को समझ सकते हैं और जवाब दे सकते हैं जिससे अभी मरीज को तुरंत प्रभाव में कोई फायदा नहीं होगा। इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ऐसा कौन सा एक्शन है जिसका अभी कोई फायदा नहीं होगा, वो मरीज के लिए टाइम पीरियड सही नहीं है उस एक्शन के लिए। बहुत ही बढ़िया, अब आप समझ गए। जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है कि मरीज को टीच करेंगे कि साहब डाइटरी चेंज क्या करना है और स्टोन फॉर्मेशन को, तो ये इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव में इसका अभी कोई महत्व नहीं है। अभी कोई समझना मरीज को अच्छे से समझ में आएगा, वो बाद में जब मरीज रिकवर कर जाएगा उस समय ये काम का है। तो ये एक्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल काम का नहीं है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो एक्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। मरीज का पोस्ट ऑपरेटिव आउटपुट जो है वो 30 ml एटलीस्ट पर आवर होना चाहिए। अगर ये 20 ml है तो तुरंत इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लेस देन 30 ml जो है ये प्रॉब्लमेटिक इशू है। मरीज को जो है क्लाइंट जो है उसको पाइलोलिथोटोमी के बाद में टर्न करते हैं, पाइलोलिथोटोमी के बाद में। और मरीज को जब हम टर्न करेंगे, टर्निंग जो है वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्लड जो है वो ड्रेसिंग में वहाँ देख सकते हैं। तो टर्न करके क्लाइंट को साइड टू साइड और चेक ब्लीडिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग की संभावना होती है, हाईली वेस्कुलर एरिया है किडनी, तो हमें वहाँ पे देखना होगा, है ना। मरीज को ब्लीडिंग के लिए देखना, रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आप साइड टू चेक करें, साइड टू साइड टर्न करके मरीज को ब्लीडिंग के लिए हम वहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है मरीज को ब्लीडिंग का। तो ये चेक करते रहना है। और स्टेनिंग करना है क्लाइंट के यूरिन को नेप्रोस्टोमी ट्यूब से भी और यूरिनरी कैथर से भी। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे सर्जरी के अंदर जो स्टोन है उसको फ्रेगमेंट में बांटा था, तो स्टोन जो है वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पता करने के लिए यूरिन की स्टेनिंग, स्टेनिंग का मतलब होता है छानना। तो यूरिन को छान के हम स्टोन का पता लगाते रहते हैं कि स्टोन जो है वो बाहर आया कि नहीं आया। अगर स्टोन नहीं आया तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो स्टेनिंग करके हम स्टोन जो है वो पास हुआ कि नहीं हुआ इसका पता लगाते हैं। तो स्टेनिंग वहाँ पे किया जाता है। तो द करेक्ट आंसर इज सी जो है ये एक्शन अभी यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट नहीं है। बाकी ए बी और डी तीनों ही एक्शन बहुत बेनिफिशियल है मरीज का एट दैट प्रेजेंट सिचुएशन। नेक्स्ट है विच एक्शन शुड बी टेकन बाय ए नर्स व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज एक्सपीरियंसिंग डिस्निया ड्यू टू हार्ट फेलियर एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सीओपीडी और हार्ट फेलियर का मरीज है, कौन सा एक्शन जो है वो आप, मरीज को डिस्निया हो रहा है, कौन सा एक्शन आप लेंगे यहाँ पे मरीज के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है अप्लाई ऑक्सीजन 6 लीटर पर नेजल कैनुला, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 30 to 40 डिग्री, वेट द क्लाइंट डेली इन द मॉर्निंग, और टीच द क्लाइंट पर्च लिप ब्रीदिंग टेक्निक। ये चार चीजें यहाँ पे दी हुई है। कौन सा एक्शन जो है आप यहाँ पे काम में लेंगे इस मरीज के लिए। जो जो एप्लीकेबल है वो सारे ही आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। काम में लेंगे लास्ट वन, टर्न एंड रीपोजिशन द क्लाइंट एवरी 1 to 2 आवर्स। हर 1 से 2 घंटे में मरीज को टर्न करना है और रीपोजिशन करना है। सीओपीडी और हार्ट फेलियर का मरीज है, कौन कौन से एक्शन काम में लेंगे और कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखिएगा, एक ऑप्शन लिखा हुआ है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 30 to 40 डिग्री। ये पोजीशन मरीज को प्रमोट करेगी लंग के एक्सपांसन को, और जिससे मरीज को सांस में दिक्कत कम होगी, तो ये करना है, मतलब ये एप्लीकेबल है, ये बिल्कुल करेंगे। वेट करना है मरीज का डेली मॉर्निंग के अंदर, इससे हम पता करते हैं कि फ्लूइड रिटेन तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मरीज हार्ट फेलियर का भी है ना। तो सीओपीडी और हार्ट फेलियर के मरीज में सांस में दिक्कत को कम करेगी सेमी फाउलर पोजीशन, तो ये सेमी फाउलर पोजीशन है, ये काम में लेंगे। वेट डेली इसलिए करते हैं फ्लूइड रिटेंशन का पता लगाने के लिए। मरीज को टीच जरूर करेंगे पर्च लिप ब्रीदिंग के टेक्निक के लिए। इस टेक्निक से क्या होता है, जो रिटेंड एयर होती है लंग्स के अंदर वो बाहर की तरफ एक्सेल होगी, तो मरीज जो है उसका ब्रीदिंग जो है वो ईजी हो जाएगा और सांस लेना उसको आराम से हो जाएगा और गैस एक्सचेंज बढ़िया होएगा, तो साइनोसिस कम होएगा। तो बी सी और डी तीनों एक्शन जो है वो जरूर यहाँ पे काम में लेते हैं। हेड ऑफ बेड एलिवेट करना, डेली मॉर्निंग के अंदर वेट करना, और मरीज का पर्च लिप ब्रीदिंग टेक्निक उसको सिखाना। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है कि मरीज को जो है ऑक्सीजन अप्लाई करेंगे 6 लीटर से, ये बहुत ज्यादा है। 2 लीटर से ज्यादा किसी भी सीओपीडी वाले मरीज को नेजल कैनुला से ऑक्सीजन अप्लाई नहीं करना होता है ना। और 4 लीटर से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं, मतलब 2 लीटर से कम ही रखते हैं हम ज्यादातर। इससे ये क्यों करते हैं हम, ये इसलिए हम करते हैं क्योंकि हाई
फ्लो रेट जब हम रखते हैं ऑक्सीजन की तो वो डिप्रेस कर देता है हाइपोक्सिक ड्राइव को, है ना। जब CO2 इतनी कम हो जाती है बॉडी में कि हाइपोक्सिक ड्राइव जो है वो डिप्रेस हो जाती है, और जिसकी वजह से मरीज जो है उसको जो रेस्पिरेशन सेंटर है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के CO2 का लेवल जो है वहाँ पे रहना जरूरी है, और वो अगर डिप्रेस हो गया तो मरीज की सांस रुकने की संभावना है। इसलिए हम 2 लीटर से ज्यादा कभी भी ऑक्सीजन अप्लाई वहाँ पे नहीं करते हैं। और लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है कि टर्न करेंगे मरीज को, रिपोजिशन करेंगे हर 1 से 2 घंटे में। ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट टर्निंग और रिपोजिशनिंग है। ये मरीज ओवर एक्सर्ट होगा, उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और इससे मरीज के एनर्जी का एक्सपेंडिचर होएगा और मरीज का डिस्निया जो है और ज्यादा वर्स्ट होएगा। तो COPD के वाले मरीज के अंदर हमें जो है ऑक्सीजन का एक ध्यान रखना होता है। उसको 6 लीटर से ज्यादा नहीं देते हैं, इसलिए ए यहाँ पे नहीं होगा। और उस 2 लीटर से ज्यादा तो आपको देना ही नहीं है, मैक्सिमम 4 लीटर तक और कर सकते हैं, पर 6 तो बिल्कुल भी नहीं। 2 लीटर से ज्यादा ही नहीं देते हम तो ये कहते हैं। और ओवर एक्सर्शन मरीज को नहीं कराना, हर 1 से 2 घंटे में मरीज को पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हेडो बेड एलिवेट करना, वेट करना डेली, और पर्स स्लिप ब्रीदिंग, ये बिल्कुल सही टेक्निक है। तो ये यहाँ पे हमें काम में लेना होता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े हैं। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर लिखें। और अगर आप वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति है और इस वीडियो को रोज देखते हैं, और आपको लगता है कि ये वीडियो फायदेमंद है, तो प्लीज 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 मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि इनडायरेक्टली हम उनकी भी मदद कर पाएं। आपके थ्रू कई सारे लोगों से हम जुड़ सकते हैं, और जितने लोग वीडियो देखेंगे हमारी ये मेहनत साकार होगी। एक बार आप करके देखिएगा, आपके द्वारा की गई ये मदद, वो व्यक्ति जिसकी आपने मदद की वो जिंदगी भर आपकी ये मदद को नहीं भूलेगा। और जो है इनडायरेक्टली जो है भगवान हमेशा आप पे मेहरबान रहेंगे। तो करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। एक बार करिएगा आप। कभी कभी जिंदगी में बिना स्वार्थ के काम करने होते हैं, तो एक बार करके देखिएगा, डेफिनेटली जो है आप फील करेंगे कि अंदर से कि वास्तव में मैंने कुछ एक अच्छा काम किया है। तो कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए इस कंटेंट को, ताकि वो जो है अपने कंसेप्ट बना सके, और एक अच्छी जो है जगह पे वो भी अपना भविष्य बनाने में सक्सेसफुल हो सके। तो मिलते हैं कल दोबारा फिर एक नए इंपॉर्टेंट MCQs के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।